चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन जो है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वो हमारे लिए हानिकारक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जैसे कि जानते हैं कि एयर जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं जिसमें से नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और 21% ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ओजोन जैसी बाकी गैसेस जो है वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे वातावरण में उपस्थित हैं। तो जब हमारे वातावरण के अंदर यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणदायी गैस है, तो जब ये जो हवा है इसके अंदर कंटामिनेशन हो जाता है यानी कि इसके अंदर हानिकारक गैसेस की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम कह सकते हैं कि पॉल्यूशन हो गया है। किसका पॉल्यूशन? एयर का पॉल्यूशन। यानी कि जब हवा के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें जो कि हार्मफुल है हमारे लिए यानी कि लिविंग बींग्स के लिए, जब वो इसके अंदर शामिल हो जाती हैं, इसके अंदर मिल जाती हैं, तो हम कहते हैं कि एयर क्या हो गई है? पॉल्यूटेड हो गई है। अब एयर पॉल्यूट होती कैसे है? द सब्सटेंसेस विच कंटामिनेट द एयर आर कॉल्ड एयर पॉल्यूटेंट्स। यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, कंटामिनेट करते हैं यानी कि दूषित करते हैं, उनको कहा जाता है एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट हम कहेंगे उन चीज़ों को जो हवा को पॉल्यूटेंट यानी कि हवा को पॉल्यूट करते हैं, यानी कि हवा को जो पॉल्यूट करने में सक्षम हैं, उनको हम पॉल्यूटेंट्स कह सकते हैं। Sometimes such substances may come from natural resources like smoke and dust arising from forest fires or volcanic eruption। अब यहाँ पर आप देखोगे स्मोक की बात करें, धुआं जिसके अंदर डस्ट जो होती है, डस्ट यानी कि धूल मिट्टी भी आप जानते हो, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ यानी कि वॉल्केनो फटा, या फिर फॉरेस्ट फायर हुई, जंगल में आग लग गई। तो जंगल में आग लगेगी तो धुआं जो है वो हवा को क्या करेगा? कंटामिनेट करेगा। आप उस हवा में सांस ले पाओगे? धुएं वाली नहीं ले पाओगे। अब जंगल में आग किसने लगाई थी? आपने लगाई थी, मैंने लगाई थी, और ऑटोमेटिकली यानी कि नेचुरली लगी। तो यानी कि इस तरीके से नेचुरल पॉल्यूटेंट के तौर पे ये काम करता है। Pollutants are also added to the atmosphere by certain human activities। अब ये तो थी नेचुरल, अब आपने देख लिया कि 4-5 तरीके हैं जिससे नेचुरली होता है। लेकिन जब फैक्ट्रीज के द्वारा, पावर प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा जब धुआं छोड़ा जाता है, या फिर जैसे हम आग जलाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ये हवा फैक्ट्री में से धुआं निकलकर हवा में मिल रहा है, ऐसा देखा होगा आपने बहुत जगह पे। यहाँ दूसरी पिक्चर में आप गाड़ी देख रहे हो, गाड़ी में से काला धुआं निकल रहा है। तो ये जो रीजंस हैं ये मैन मेड है, यानी कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इंसान जिम्मेदार है। तो इसको हम कहते हैं पोल्यूटेंट्स दैट आर मैन मेड। अब पोल्यूशन से होता क्या है? पोल्यूशन से हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि लंग्स की बीमारियां हो सकती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अब आपने देखा होगा कि जो व्हीकल्स आप जो पिक्चर में जैसे देख रहे हैं, गाड़ी जा रही है जिसके अंदर काला धुआं निकल रहा है, तो ये जो पॉल्यूटेंट हैं इसके अंदर ये जो धुआं निकल रहा है इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और स्मोक, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। किसके अंदर? इस काले धुएं के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। आपको पता है गाड़ी में हम पेट्रोल या डीजल भरवाते हैं, और अगर आपकी गाड़ी में से धुआं निकल रहा है काला, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी के अंदर फ्यूल जो है यानी कि पेट्रोल डीजल जो है वो अच्छे से जल नहीं रहा है। तो इससे क्या होता है? इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। अगर आप ऐसी सांस हवा के अंदर सांस लेते हो जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो ऐसे में आपकी जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड ऑक्सीजन को कम लेकर जाएगा। आपको पता है ऑक्सीजन ब्लड जो है उसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाती है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए तो हम सांस लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन जाकर हमारे ब्लड में मिल जाती है और वो ब्लड जो है पूरी बॉडी में दौड़ता है, और इस प्रकार से बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस है वहाँ पर सांस लेंगे तो हमारी जो कैपेसिटी है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की वो कम हो जाएगी। आप सर्दियों के दिनों में एक चीज़ नोटिस करते होंगे कि चारों तरफ एकदम अंधेरा अंधेरा हुआ पड़ा है। यानी कि सर्दी के दिनों में खासकर आप देखोगे शाम को या अर्ली मॉर्निंग देखोगे तो चारों तरफ अंधेरा दिखाई देता है, ऐसा लगेगा धुआं है, धुंध छाई हुई है। तो वो जो है वो भी एक्चुअली पोल्यूशन के कारण होता है, वो सर्दी के कारण नहीं होता है, वो पोल्यूशन के कारण होता है।
ये जो स्मोक होती है इसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एयर के दूसरे पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलकर स्मॉग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये स्मॉग, यानी कि जो आप धुंधलापन देखते हैं जिसको धुंध भी बोल सकते हैं, एकदम अंधेरा अंधेरा दूर तक दिखता नहीं है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो स्मोक जो है वो बनता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के और एयर पॉल्यूटेंट के मिक्स होने से। यानी कि हवा के अंदर पोल्यूशन जो है, जो काला धुआं हम लोग गाड़ियों के द्वारा फैक्ट्री से निकलता है, जब उसके साथ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मिलते हैं तो बनता है स्मोक। ये स्मोक जो है ये बहुत ही खतरनाक है। इससे हमें अस्थमा, कफ, वीजिंग इन चिल्ड्रन, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। वीजिंग का मतलब होता है जब बच्चा कोई सांस लेता है तो उसकी छाती में से आवाज़ आती है, यानी कि छाती बहुत ज़्यादा रुक जाने से ऐसा। तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं बिकॉज ऑफ स्मोक। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, आपको बताएगी इंडस्ट्रीज़ जो है उसमें से काला धुआं छोड़ा जाता है, जो चिमनीज होती हैं बड़ी बड़ी उसमें से, तो इसके लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है जिम्मेदार है। इसमें सबसे मेजर बात की जाए तो पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट। तो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है, यानी कि पर्यावरण को पोल्यूट करने में पेट्रोलियम रिफाइनरीज का, यानी कि पेट्रोल जहाँ पर बनता है, जहाँ पर पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, उन इंडस्ट्रीज़ का, क्योंकि वहाँ पर से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी गैसेज हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल इन पावर प्लांट। यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कोयले के जलने से बनती है, क्योंकि आप इंडस्ट्री के अंदर आप जानते हो कोयला जलाया जाता है ताकि चीज़ों को पिघलाया जा सके एक्सेट्रा, अलग अलग कामों के लिए। तो वहाँ पर जो कोयले को जलाया जाता है तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और इससे भी बहुत सारी लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, यानी कि हमारे फेफड़े बर्बाद हो सकते हैं। एक और तरह का जो पोल्यूटेंट बताया गया है उसको हम बोलते हैं CFC। CFC का अर्थ होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, विच आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स। इनका उपयोग किसमें किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रेफ्रिजरेटर्स, ACs, एरोसोल स्प्रे। स्प्रे जानते हो ना, जो एक एरोसोल स्प्रे इतनी डिब्बी आती, केन आती है पेंट की, जिसको दबाने से अंदर से प्रेशर से स्प्रे की तरह पेंट निकलता है, तो उसके अंदर भी CFC का यूज़ होता है। अब CFC हमारे लिए खतरनाक कैसे है? CFC जो है ना बच्चों, ये हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करता है। ओजोन लेयर वो लेयर है जो हमारी अर्थ के ऊपर फैली हुई है और हमारी अर्थ के ऊपर जो हार्मफुल रेज आती हैं सन के द्वारा, उन रेज को वो छान कर पृथ्वी पर भेजती हैं। अगर डायरेक्ट सन रेज हमारी धरती पे आएंगी ना तो हमारी स्किन जल जाएगी, हमारे पेड़ पौधे जो वो जल जाएंगे, मतलब बहुत सारी स्किन की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन ओजोन लेयर जो है वो उसको छान कर, जैसे हम चाय पीने से पहले छानते हैं ना, तो चाय पत्ती वगैरह बाकी सब चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, वैसे ओजोन भी धूप को छान कर यहाँ पर भेजती है। इन एडिशन टू द अबव मेंशन्ड गैसेज, इसके साथ साथ जो हमने देखा सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, इसके साथ साथ बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं जिनके जलने से हवा के अंदर पोल्यूशन फैलता है, जिसमें आप जानते हो ज़्यादातर हमारी गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ियाँ चलती हैं पेट्रोल डीजल डाला जाता है और वो काला धुआं भी छोड़ती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। ये जो गैसेज हैं ये वातावरण में लंबे समय तक पोल्यूटेंट के तौर पर रह सकती हैं और इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है, धुंध, यानी कि आपको दूर तक दिखाई नहीं देता है। कई बार आपने देखा होगा रोड के ऊपर एक्सीडेंट का कारण बन जाता है कि दूर तक दिखाई नहीं देता सर्दी के दिनों में, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन ओनली। और जब इन गैसेज को आप अंदर लेते हो, यानी कि इनहेल करते हो, इनहेल का मतलब होता है सांस के द्वारा अंदर लेते हो, तो बहुत ज़्यादा ये आपको नुकसान पहुंचाती है। Such particles are also produced during industrial process like steel making and mining. Power plants give out tiny ash particles and also pollute the atmosphere. इसके साथ साथ स्टील मेकिंग, यानी स्टील बनाया जाता है, माइनिंग इंडस्ट्री जो होती है और पावर प्लांट जो होते हैं जहाँ पर बिजली पैदा की जाती है, वहाँ पर भी छोटे छोटे ऐश का मतलब होता है राख के टुकड़े जो है वो हवा में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक हमारे लिए होते हैं, क्योंकि ये राख जो है जब हम सांस लेंगे तो जाकर हमारे लंग्स में जम सकती है। अब हम करेंगे केस स्टडी ताजमहल। ताजमहल तो आपने देखा ही होगा,
तो ताजमहल जो है, जो वाइट कलर का एक मार्बल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, उसके बारे में देखते हैं। ये एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि आगरा में लोकेटेड है। लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो मामला है वो गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इसकी जो सुंदरता है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। क्योंकि ये वाइट मार्बल से बना है और इसका जो मार्बल है धीरे धीरे डिसकलर होता जा रहा है, यानी कि खराब होता जा रहा है। उसकी वाइटनेस जो है वो कम होती जा रही है, यानी कि पीलापन छाता जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है एयर पोल्यूशन। यानी कि जो एयर पोल्यूशन है ये जीवित पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को ही इफेक्ट नहीं करता है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि ये जो संगमरमर से बना हुआ हमारा ये है, इसको भी नुकसान पहुंचाता है। द इंडस्ट्री इज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा। अब इसका कारण क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्षतिग्रस्त होता जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है आगरा के आजू बाजू में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का होना, जिसमें एक है रबर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। इसमें मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है वो एक मेन रोल निभाती है ताजमहल को नुकसान पहुंचाने में। क्या नाम है? मथुरा ऑयल रिफाइनरी। अब इसमें जो पॉल्यूटेंट्स पैदा होते हैं वो कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। These gases react with the water vapor present in the atmosphere। होता क्या देखो आगे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो हमें पता है कि पॉल्यूटेंट है, वो तो पैदा हुए, लेकिन ये इसको कैसे नुकसान पहुंचाते हैं ताजमहल को? ये जो गैसेज हैं ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं। आपको पता है हमारी हवा के अंदर वाटर वेपर तो होते ही हैं। अब ये वाटर वेपर जो है ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस निकलती है, जब वो हवा के अंदर वाटर वेपर से रिएक्ट करती है तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड मतलब एक ऐसा पदार्थ जो जला देता है सब कुछ। एसिड आप हाथ पे डाल सकते हो, एसिड में हाथ डालोगे जल जाओगे। तो ये एसिडिक एक चीज़ तैयार करता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर वेपर के साथ तो बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर वेपर के साथ तो बनेगा नाइट्रिक एसिड। द एसिड्स ड्रॉप डाउन विद रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। ये जो एसिड है ना ये हवा में होता है, जब बारिश आती है तो ये एसिड भी बारिश की पानी के साथ बूंदों के साथ धरती पर आ जाता है, और इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। सुना है कभी एसिड रेन के बारे में? सुना है? यस। तो इसी को एसिड रेन कहा जाता है। कैसे? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हवा में वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और जब ये बारिश आती है तो वो सारा पानी के साथ बहकर ज़मीन पर आ जाता है। इसको कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन जो है वो मार्बल को कोरोड करता है, यानी कि मार्बल को खराब करता है। कौन? एसिड। आपको पता है एसिड जो है जो आप घर में टाइल्स धोने के लिए यूज़ करती है ना मम्मी, एसिड करती होंगी टाइल्स को साफ करने के लिए, मेनली बाथरूम टाइल्स के लिए। तो जो एसिड होता है उसके ऊपर लिखा होता है कि इसको पानी में मिक्स करके डालिए, और वो प्योर एसिड नहीं होता है। अगर आप उसको बिना पानी में मिक्स करे डालोगे या फिर एकदम प्योर एसिड ला के उस पर डालोगे ना तो आपकी जो टाइल्स हैं वो खराब हो जाएंगी, टाइल्स भी सड़ जाती हैं उससे। इतना खतरनाक होता है एसिड। यानी कि अगर आप किसी आदमी को एसिड में डुबो दो ना तो उसकी हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी, इतना खतरनाक होता है। तो ऐसे में जो एसिड है ये हमारे जो मॉन्यूमेंट है हमारा ताजमहल उसको भी नुकसान पहुँचाता है। इस फिनोमिनन को नाम दिया जाता है मार्बल कैंसर। कौन सा कैंसर? मार्बल कैंसर, क्योंकि ये मार्बल को खा रहा है। Suspended particulate matter such as the soot particle emitted by Mathura oil refinery has contributed towards the yellowing of the marble। अब जैसे कि हमने पढ़ा था पीछे मथुरा ऑयल रिफाइनरी के बारे में, मथुरा ऑयल रिफाइनरी से जो राख निकलती है वो राख आपने देखा है यहाँ हमारे घर के आजू बाजू में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज हैं इस तरफ, तो इंडस्ट्रीज से काला धुआं निकलता है। कभी कभी आप छत के ऊपर जाओगे तो आपकी छत काली हुई पड़ी होगी, और छत पे आप चलोगे तो आपके पाँव छप जाते हैं और आपके पैर भी काले काले हो जाते हैं। तो वो राख है वो कहाँ से आई? आपने ऊपर आग जलाई थी? नहीं, ये राख जो है वो इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, राख उड़ती है और हवा के साथ वो बाहर आती है। इधर जब हवा इस तरफ हमारे घर की तरफ होगी तो इस तरफ आएगी हवा, और हवा के साथ वो राख भी आएगी। और जब रात होती है तो मौसम ठंडा होता है, थोड़ा ओस गिरती है तो वो ज़मीन पर आकर वो पार्टिकल बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो पार्टिकल्स हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो येलो कलर जो हो रहा है ना मार्बल का वो इसी कारण से हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ
कदम उठाए हैं। आप देखिए कितना सुंदर ये दृश्य, देखो आप, ताजमहल जो है कितना ही मनमोहक दृश्य है। तो इसके लिए जो हमारे कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने एक निर्देश जारी किया है जिसके मुताबिक इंडस्ट्रीज जो हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसा फ्यूल का यूज़ मत करो जो नुकसान पहुंचाता है वातावरण को। उन्होंने कहा है कि आप एलपीजी का या फिर सीएनजी का उपयोग करो ताकि पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनसे भी अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल डीजल का यूज़ ना करके सीएनजी और एलपीजी का यूज़ किया जाए। अब हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब नाम के हिसाब से मत जाइएगा, ग्रीन हाउस मतलब ये आपका घर अगर हरे रंग का है तो उसके अंदर आप रहते हो तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। इट इज़ नॉट अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कुछ और ही है। क्या है, आपको बताया जाए कि जब सूरज की किरणें धरती पर गिरती हैं तो वो गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं। मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाकर थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी अर्थ है, क्या है, ये हमारी अर्थ है और ये है हमारा सन। अब सन से जो किरणें आती हैं वो ऊपर मैं ये एक और लेयर बना रहा हूँ, इसको हम कहते हैं ओजोन। ये क्या है, ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, तो ये है हमारा ओजोन। तो सूरज से जो किरणें आती हैं वो पृथ्वी से टकराकर वापस चली जाती हैं वातावरण के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से धरती पर जो है तापमान बना रहता है, यानी कि जितनी गर्मी हमको चाहिए ना रहने के लिए, जीने के लिए, उतनी मिलती है हमको। लेकिन अगर वो गर्मी जाए ना बाहर तो क्या होगा, हमारी पृथ्वी और गर्म हो जाएगी। तो ओजोन लेयर जो है वो छान कर पहले तो ऊपर से रेडिएशन को, हार्मफुल रेडिएशन को कम कर देता है। लेकिन हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जब हार्मफुल गैसेस बढ़ जाएं, हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जब बढ़ जाती हैं, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है पता है, ये गैस जो है ये वापस जाने वाली किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन गैसेस को अपने पास खींच लेती है। तो खींच कर ये उसको बाहर जाने से रोक देती है। तो जब ये बाहर नहीं जाती है गैस, गर्मी जो है, गर्मी बाहर नहीं जाएगी तो गर्मी हमारी पृथ्वी पे ही रह जाएगी, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो हमें जितना टेम्परेचर चाहिए उससे बढ़ जाएगा। तो ये इस प्रकार से क्या हम ज़्यादा समय तक यहाँ पर जीवित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि अभी कितनी गर्मी बढ़ गई है। क्या आपके घर में एसी नहीं है ना। आज मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो है सबके घर में एसी लगा होता है, ज़्यादातर लोगों के घर में। क्यों लगा होता है, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो गया लोगों के पास, इसलिए नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। आज आप किसी भी व्यक्ति के घर जाओगे ज़्यादातर आपको एसी देखने को मिलेगा। पहले क्या होता था, कूलर से गाड़ी चल जाती थी। अभी क्या है, गर्मी कूलर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। अभी आप देखिए ना, अभी मार्च खत्म नहीं हुआ है अभी और गर्मी कितनी बढ़ गई है। क्या आप इतनी गर्मी में, ये तो चलो हम अच्छी जगह पर रहते हैं, सी शोर पे, समंदर का किनारा है हमारा, यहाँ फिर भी ठीक है, काफ़ी सुखी हैं। और दूसरी स्टेट्स में आप जाओगे जहाँ पर समंदर दूर है काफ़ी या नहीं है, वहाँ पर तो हवा भी नहीं होती है और गर्मी इतनी बढ़ जाती है, बाहर तपती हुई धूप होती है। तो आप पंखे के नीचे, कूलर के नीचे बैठ के तो आपका कुछ होगा ही नहीं। तो ऐसे में एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये गर्मी बढ़ने का कारण क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि जो ये सूरज की किरणें धरती से टकराकर वापस एटमॉस्फेयर में जाती हैं, इन किरणों को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऊपर जाने से रोक लेती है एब्जॉर्ब करके, और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो गैसेस ऐसा करती हैं उन गैसेस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, ऑब्वियस बात है, सबसे इम्पोर्टेंट, हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है हमारे लिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना चाहिए। क्या हम पेड़ ज़्यादा लगा रहे हैं, नहीं, हम तो पेड़ काट रहे हैं। तो अगर हम ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, पेड़ क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और देते क्या हैं, ऑक्सीजन। तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे तो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या आ रही है इसको भी हम रोक सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये सब हम रोक सकते हैं। अब कुछ और गैसेज जो हैं जो ग्रीन हाउस बढ़ाने में मदद करती हैं वो कौन सी हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मेन गैस है, उसके बाद मीथेन, निट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ये जो हैं ये सब भी
ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब आज देखा जाए तो दुनिया में सबसे जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो यही है ग्लोबल वार्मिंग, कि किस प्रकार से बढ़ते टेम्परेचर को रोका जाए। इससे सिर्फ टेम्परेचर वैसे ही नहीं बढ़ रहा है, मौसम पे बहुत असर पड़ रहा है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती थी वहाँ पे अभी कम बर्फबारी हो रही है, जहाँ पे कम बारिश होती थी वहाँ पे ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे ज़्यादा होती थी वहाँ पे कम हो रही है। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की तरह सब कुछ उलट पुलट गया। अब हम देखेंगे क्या किया जाना चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एयर पोल्यूशन के खिलाफ हमारे पास लड़ने के लिए। For example, a few years ago, Delhi was one of the most polluted cities in the world. It was being choked by fumes released from automobile running on diesel and petrol. Decision was taken to switch to fuels like CNG. अब इसके लिए देखो, दिल्ली जो कि बहुत ही ज़्यादा polluted city है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन हमारे किसी भी शहर में देखो तो होता है गाड़ियों की वजह से। इंडस्ट्री तो चलो 100, 200, 500 होंगी, गाड़ियाँ कितनी हैं? करोड़ों, लाखों। भारत की पॉपुलेशन भी बहुत है ना, तो गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करके अगर हम CNG का उपयोग करें तो पोल्यूशन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करके हम एयर पोल्यूशन में काफ़ी कटौती कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। क्या क्रिएट करना चाहिए? अवेयरनेस, यानी कि लोगों को बताना चाहिए। अब आपने इतना पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया आपको देख के लग रहा है कि एयर पोल्यूशन छोटी सी बात है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्या आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हो? दे सकते हो। कैसे? जो आप गाड़ी चलाते हो, पापा गाड़ी चलाते हैं, उस गाड़ी का पापा को बोल सकते हो पापा CNG का उपयोग करो, बहुत गाड़ी धुआं छोड़ती है। पापा मानेंगे आपकी बात? ऑब्वियसली मानेंगे। आप पेड़ लगा सकते हो ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें मदद कर सकते हो। इसके साथ साथ फ्यूल, कुछ लोग होते हैं, हम लोग जो यूज़ करते हैं घरों में भी, आज भी लकड़ी जलाई जाती है बहुत जगहों पर, बहुत हम लोग पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो वहाँ पर हम सोलर एनर्जी का भी उपयोग कर सकते हैं। सोलर एनर्जी का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। हाइड्रो पावर, यानी पानी से जो बिजली पैदा होती है उसका उपयोग करना चाहिए। विंड एनर्जी जो है, इनका भी यूज़ हम कर सकते हैं। स्मॉल कंट्रीब्यूशंस ऑन आवर पार्ट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें कि भाई सिर्फ मेरे करने से क्या होगा, तो मेरे करने से क्या मतलब? तुम करोगे, तुम्हारा पड़ोसी करेगा, तुम्हारा पड़ोसी करेगा तो उसका पड़ोसी करेगा, उसका पड़ोसी करेगा तो उसका पड़ोसी करेगा, तुम्हारे दोस्त करेंगे, तुम्हारे दोस्तों के दोस्त करेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों के रिश्तेदार करेंगे। तो इस तरीके से लगभग सब लोग जब ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो हम लेकिन क्या सोचते रह जाते हैं कि मेरे अकेले से पोल्यूशन ना फैलाने से क्या होगा? हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा हमें वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वन महोत्सव समझते हो? वन महोत्सव का मतलब एक ऐसा उत्सव जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, जो कि जुलाई के महीने में मनाया जाता है। देखो यहाँ पर छोटे बच्चे देख रहे हो आप पिक्चर के अंदर, ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर बैठे, ये यहाँ पर बैठकर कोई मिट्टी में 5 रुपए का सिक्का नहीं ढूंढ रहे हैं, ये बैठकर क्या कर रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं। तो जब ये छोटे छोटे बच्चे पौधे लगा सकते हैं तो आप लोग नहीं लगा सकते हो? लगा सकते हो। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? एयर पोल्यूशन। अब हम देखेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। वाटर जो है, आपको पानी पीना हो तो कैसा पानी पियोगे? जो एकदम साफ स्वच्छ हो, एक अच्छे मटके में पड़ा हो, वही पियोगे ना? क्या बाहर पड़ा पानी जिसके अंदर एकदम गंदी मिट्टी है, ऊपर उसके आपको हरा हरा कुछ दिखाई दे रहा है, पत्ते गिरे हुए, वो पानी पियोगे आप? नहीं पियोगे। तो इसी प्रकार से पानी जो है, जो पीने लायक नहीं है, उसको हम बोलेंगे पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि जिसके अंदर भी हार्मफुल चीज़ें कंटामिनेट हो गई हैं उसको हम बोलेंगे पॉल्यूटेड वाटर। उसको हम नहीं पिएंगे, उसमें से हमें गंदी स्मेल आएगी, उसका कलर भी बदल चुका होगा और उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी होगी। तो जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि सीवेज का पानी हो गया, टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, सिल्ट एटसेट्रा, ये सब चीज़ें वाटर में मिक्स हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अब जो सब्सटेंसेस एयर को पोल्यूट करते थे उसको बोलते थे एयर पोल्यूटेंट, जो सब्सटेंस वाटर को पोल्यूट करते हैं उनको बोलते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, बात एक ही है, वाटर पोल्यूटेंट मतलब जो वाटर को पोल्यूट करता है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे गंगा के बारे में केस स्टडी। हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड? वाटर कैसे पोल्यूट होता है? गंगा हमारी बहुत ही फेमस नदी है, आपको पता है। ठीक है, अब इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन, मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स। अब यहाँ पे देखिए
गंगा नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, कितने शहरों से गुजरती है। गंगा पे बहुत सारे लोग डिपेंड करते हैं पानी के लिए, खासकर WWF के द्वारा। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड, फाउंड दैट गंगा इज वन ऑफ द 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स इन द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, दुनिया की 10 समाप्त होने वाली नदियों में से एक है गंगा, यानी कि आने वाले समय में जल्द ही गंगा का अस्तित्व खत्म हो सकता है। ये तो बहुत ही बुरी खबर है हमारे लिए। तो गंगा जो है, हमारी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी हैं गंगा नदी के साथ, और गंगा जो है भारत की बहुत ही प्रसिद्ध नदी में से एक है। गंगा मैया कहते हैं हम इसे, पूजते हैं हम लोग इसे। तो क्या हमारी पूजनीय नदी एक दिन यहाँ से हमारे सामने से खत्म हो जाएगी? हम होने देंगे ऐसा? बिल्कुल नहीं। The pollution level have been rising for many years. We have reached this stage because the towns are sitting through which the rivers flow through large quantities of garbage. अब इसका कारण कौन है भाई? कौन खराब कर रहा है नदी को? हम लोग ही कर रहे हैं। जो नदी कितने शहरों गांव में से होकर गुजरती है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो गार्बेज, कचरा नदी में फेंकते हैं। अनट्रीटेड सीवेज, यानी कि गंदा गटर का पानी भी गंगा में जाता है। डेड बॉडीज गंगा में बहा दी जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी नदी में डायरेक्ट फेंक दी जाती हैं। इनफैक्ट द रिवर इज डेड एट मैनी प्लेसेस वेयर द पोल्यूशन लेवल आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव। कुछ जगहों पे तो गंगा डेड हो चुकी है, यानी कि गंगा की स्थिति ये है कि वो वहाँ पर उसमें जीव जंतु नहीं है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पर बढ़ चुका है। अब इसको बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया था 1985 में, गंगा एक्शन प्लान। अब नदी जो है इसको बचाने के लिए काम किया जा रहा था, 1985 से शुरू किया। और इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, इसकी शुरुआत की गई 2016 के अंदर। इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि कानपुर उत्तर प्रदेश की बात करें, एज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर। अब कानपुर से जब होके गुजरती है ना गंगा नदी, आप देखो ये पिक्चर देखो, अब पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर गंगा, ये गंगा नदी के किनारे लोग खड़े हैं 18.8 पिक्चर के अंदर। कितनी साफ है नदी, देखो कितना कचरा पड़ा है अंदर, दिख रहा है? तो इस तरह की नदी होनी चाहिए हमारी? नहीं। तो सरकार ने कानपुर जैसी जगह, जो कि बहुत ही गंदा, एक मतलब गंदगी ज़्यादा फैलती है वहाँ पर, उस जगह पर पीपल कैन बी सीन बाथिंग, वहाँ पर लोग नहाते, कपड़े धोते, वहीं सुसु पॉटी करते हुए दिखाई दे जाते हैं गंगा नदी के आजू बाजू। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, कचरा, फूल, मालाएं, देवी देवताओं की मूर्तियाँ, पॉलीथीन बैग, सब कुछ वहाँ फेंक देते हैं। At Kanpur, the amount of water is comparatively small and the flow of river is very slow. कानपुर में जब आप जाते हो ना, तो गंगा नदी वहाँ पर धीरे धीरे बहती है, क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, गहरी नहीं है, धीरे धीरे बहती है और छोटी हो गई काफ़ी नदी वहाँ पर। इसके साथ साथ कानपुर के अंदर लगभग 5000 इंडस्ट्रीज हैं, 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज है वहाँ पर। इसके अंदर फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लेदर, पेंट इंडस्ट्री हैं, और सब इंडस्ट्रीज जो हैं, ये सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर केमिकल वेस्ट का उपयोग होता है। केमिकल वेस्ट जब निकलता है नदियों, इन फैक्ट्री से, तो कहाँ जाएगा सारा वेस्ट? गंगा नदी के अंदर। तो गंगा खराब होगी ऑब्वियसली। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ द वाटर्स। तो ये जो है बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए, जैसे केमिकल फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत सारे केमिकल्स को इसमें डाल देते हैं। द केमिकल्स रिलीज इंक्लूड, केमिकल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, देखिए, आर्सेनिक, लेड एंड फ्लोराइड्स, ये वो चीज़ें हैं जो नदी को गंदा करती हैं और नदी में उगने वाले प्लांट्स और एनिमल्स को मार देती हैं। अब एक्चुअल में रूल ये होता है कि जो भी इंडस्ट्री जो है ना, उससे निकलने वाला जो गंदा पानी है, उस गंदे पानी को भले आप नदी में छोड़ो, लेकिन उसको ट्रीट करके छोड़ो। ट्रीट करके छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको पार्टी दे के छोड़ो, ट्रीट देना बोलते हैं ना हम लोग, पार्टी देना। इसका मतलब होता है उसकी जो हार्मफुल चीज़ें ना वो निकाल के, पानी भले गंदा हो लेकिन उसके अंदर केमिकल नहीं होना चाहिए। बहता हुआ पानी इतना फ्रेश हो जाएगा, लेकिन गंदा, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए। लेकिन लोग जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, वो उसको गंदे का गंदा ही, वैसे का वैसे ही उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि प्योरीफिकेशन के लिए जो प्लांट लगाया जाएगा उसके ऊपर बहुत खर्चा होता है, तो फैक्ट्री मालिक सोचते हैं कि क्यों इतना खर्चा करना गंदे पानी को साफ़ करने के लिए, क्यों फालतू में 50-60 लाख का या 1 करोड़ का खर्चा करके हम प्योरीफाई करें पानी को।
ठीक है, ये तो गंदा जाने दो नदी में, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो मिनरल वाटर पीते हैं। और अगर कोई चेकिंग के लिए आता है, कोई उनके ऊपर चेक करने आता है, तो वो लोग उसको कोई 2, 5, 10 हज़ार रुपया देकर उसको मुँह बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर उनका 1 साल का खर्चा कितना हुआ, समझो उनको 5 लाख भी रिश्वत देनी पड़ी तो चलेगा, लेकिन अगर उनको 50 लाख रुपया लगाना पड़े तो 50 लाख और 5 लाख में तो बहुत फ़र्क हो गया ना। तो ऐसे करके वो अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं। तो ये एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जो है इसी कारण से ऐसा होता है। नाउ हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ एल्गाई ग्रोइंग इन देम। हरे रंग का पानी दिखता है ना, तालाब होता है, तालाब दूर से देखो हरा हरा दिखाई देता है, उसके अंदर एल्गी होती है। दिस कॉज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल। ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ केमिकल्स। दीज एक्ट एज न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी फ्लरिश। इससे एल्गी जो है वो खाना लेकर बड़ी होती है। वंस दिस एल्गी डाई दे सर्व एज फूड फॉर डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया। अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर गेट्स यूज्ड अप। अब ये एल्गी जो है जब ये मर जाएगी तो इसको बैक्टीरिया खाएगा, और इसी प्रोसेस के अंदर पानी के अंदर से बहुत सारी ऑक्सीजन यूज हो जाएगी। इस कारण से पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और पानी में रहने वाले जानवर मर जाएंगे, क्योंकि पानी में रहने वाले जानवरों को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। Sometimes untreated sewage is thrown directly into rivers. It contains food waste. अब कभी कभी जो है गंदा पानी जो होता है ना गटर का, वो सीधा डाल देते हैं नदी के अंदर। इसके अंदर खाने के पार्टिकल होते हैं, डिटर्जेंट भी होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो ये जो है ये उस पानी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इससे पानी में बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, पैरासाइट सब पैदा हो जाते हैं, और ऐसे पानी को पीने से हमें कॉलेरा, जॉन्डिस, टाइफाइड जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। The bacteria present in the feces of mammals are indicator of the quality of water. If water has these bacteria, it means that it has been contaminated by fecal matter. जो मैमल्स रहते हैं यानी कि पशु बोल लोगे भी, उनके जो फेकस हम बोलेंगे, विगत से बोल सकते हैं कि खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो बचा हुआ मटेरियल जो हम बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं, वो मटेरियल जो है अगर वो पानी के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, इसकी हमें झलक यहीं से मिल जाती है। अगर जो पानी जो है उसकी क्वालिटी खराब होगी तो जो प्राणी होंगे उसको पीने वाले, उनके बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया डेवलप होंगे। इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाय फेकल मैटर। तो अगर वो बैक्टीरिया पैदा होते हैं तो उससे पता लगता है कि जो यूरिन वाला पानी होता है ना, सुसु पॉटी वाला, वो भी नदी में गया है और वही हम लोग पी रहे हैं। तो वो पता लगेगा जब हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे। इफ सच वाटर इज यूज्ड बाय अस इट कैन कॉज वेरियस इन्फेक्शन। इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, ऑब्वियसली होंगी। अगर देखेंगे व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ वाटर इज प्यूरिफाइड। पोर्टेबल वाटर किसे कहते हैं और वाटर प्यूरिफाई कैसे होता है। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पानी पीने के लिए सुरक्षित होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। अभी आपने जो बॉटल में से पानी पिया वो कौन सा वाटर है, पोर्टेबल वाटर। उसको क्या बोलेंगे, पोर्टेबल वाटर, क्योंकि उसको पी सकते हैं। ठीक है, तो जो घरों में आपको पानी दिया जाता है उस जिम्मेदारी किसकी है, म्युनिसिपैलिटी की है। वो आपको ऐसा पानी देते हैं जिसको ट्रीट करके, ताकि आप उसको साफ सुथरा हो, उसके अंदर केमिकल्स ना हो, उसके अंदर बैक्टीरिया ना हो, उसको प्यूरिफाई करके आपके घरों तक पहुंचाते हैं और फिर ही आप उसको पीते हो। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। पानी को हम सेफ कैसे बना सकते हैं। देखो, यू हैव ऑलरेडी सीन हाउ वाटर इज फिल्टर्ड। This is physical method of removing impurities. A popular household filter is a candle type filter. तो इसमें एक फिल्टर का उपयोग किया जा सकता है, घरों में कैंडल टाइप फिल्टर का भी उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, मैनी हाउसहोल्ड यूज बॉइलिंग। कुछ तो फिल्टर करके पीते हैं, कुछ पानी को बॉईल करके पीते हैं। बॉईल भी किया जा सकता है ना, तो ये पीने लायक बन जाता है। बॉइलिंग से ज़्यादातर कीटाणु मर जाते हैं। तीसरा तरीका है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब होता है कि पानी जो है उसके अंदर क्लोरीन की गोलियाँ आती हैं। अब किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे ना तो आपको क्लोरीन की गोलियां दे देगा। अगर आप पानी के अंदर क्लोरीन की गोलियां डाल दोगे तो पानी पीने लायक बन जाएगा। क्लोरीन का आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो सब मर जाएंगे। क्लोरीन का उपयोग करके आप पानी को स्वच्छ बना सकते हो, पीने लायक। ठीक है, वी मस्ट बी कॉशियस, वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट देन स्पेसिफाइड। क्लोरीन की मात्रा ये भी ध्यान रखना है कि ये नहीं है कि क्लोरीन की गोलियां बहुत सारी डाल दो, वो भी लिमिटेड मात्रा में, जितना कहा जाए उतना ही डालना होता है। ठीक है, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जाए। अब पानी को जो पोल्यूट किया जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए। इसके लिए सीधी बात तो ये है कि पोल्यूटेड वाटर को हमें नदियों में और लेक्स में नहीं डालना चाहिए।
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाने चाहिए जिसमें पानी को प्योरीफाई किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें अपनी जगह पर भी पानी को सेव करने की कोशिश करनी चाहिए और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी जो है उसको वेस्ट ना किया जाए। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं 3 R's: रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। ठीक है, रिड्यूस यानी कि पानी का उपयोग जो है वो कम करना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही करना चाहिए। दूसरा रीयूज़, पानी को रीयूज़ कर लेना, जैसे आप अपने हाथ धोए तो पानी पड़ा है, उसी पानी से आप आंगन धोने का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। फिर रिसाइकल करना यानी कि उसी चीज़ को आप पानी को दोबारा भी रिसाइकल कर सकते हो, प्योरीफाई कर सकते हो। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। तो तुम कैसे अपने आप से पानी को सेव कर सकते हो, तुम अपने आप से बताओ। वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स में बी यूज फॉर टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। जो पानी आप यूज़ कर रहे हो सब्जी धोने के लिए, उस पानी को आप गार्डन में नहीं डाल सकते हो, ये तो खराब है ही। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। यहाँ पर एक पिक्चर आप देख रहे हो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये जो है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पिक्चर है जहाँ पर पानी को स्वच्छ बनाने का काम किया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर और इसी के साथ हमारा साइंस का जो ये चैप्टर पूरा हुआ। टिल देन गुड बाय।